सोचो, एक एंशिएंट सिटी समंदर में डूब गया। सब लोग कहते हैं वो थी कृष्णा की द्वारका। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात, उस शहर के लोग कहाँ गए? इतिहास में इसका साफ जवाब नहीं मिलता, लेकिन कुछ क्लूज ऐसे हैं जो इंडिया में नहीं बल्कि इजराइल में मिले हैं। अब सवाल, क्या द्वारका के डूबने के बाद यादुवंशी लोग सच में इतनी दूर चले गए? किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन कुछ ओल्ड स्टोरीज, जेनेटिक स्टडीज और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स सब मिलाकर एक अलग ही कहानी दिखाते हैं। इस वीडियो में हम यही एक्सप्लोर करेंगे द्वारका के डूबने से लेकर इजराइल तक के पॉसिबल कनेक्शंस। क्या ये सच में पॉसिबल था? अगर हाँ तो कैसे? सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में, नो एक्स्ट्रा ड्रामा, नो फेरी टेल्स, बस फैक्ट्स, लॉजिक और थोड़ा क्यूरियोसिटी। चलो शुरू करते हैं। पहले जानते हैं द्वारका की वो कहानी जो हम में से कई लोग पूरी नहीं जानते। ही गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैन और एब देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियां जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक्त के साथ भुला दिया गया। तो चलिए चलते। सोचो, हजारों साल पहले अरेबियन सी के किनारे एक सिटी बसाई गई थी, द्वारका। कहते हैं ये भगवान कृष्णा की कैपिटल थी। मिथोलॉजी के हिसाब से कृष्णा ने मथुरा छोड़कर ये कोस्टल सिटी बसाई थी ताकि लगातार हो रहे अटैक से बचा जा सके। पर धीरे धीरे द्वारका इतनी पावरफुल हो गई कि कई राजा इससे जेलस हो गए। अब इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ पुरानी स्क्रिप्ट्स कहती हैं कि कृष्णा के जाने के बाद द्वारका के लोग आपस में लड़ने लगे। वॉर, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और आखिर में नेचर ने भी साथ छोड़ दिया। मॉडर्न आर्कियोलॉजी ने प्रूव किया कि अरेबियन सी के नीचे आज भी कुछ स्ट्रक्चर्स छुपे हुए हैं, पुराने वॉल्स, स्टोन ब्लॉक्स और पॉटरीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NIO) ने कई अंडर वाटर एक्सपीडिशंस की हैं, जिसमें डाइवर्स ने करीब 100 फीट डीप रूइंस डॉक्यूमेंट किए। जियोलॉजिस्ट भी मानते हैं सी लेवल में अचानक राइज हुआ होगा, शायद अर्थक्वेक या टेक्टोनिक शिफ्ट्स की वजह से। इसका मतलब जो सिटी कभी बसलिंग पोर्ट थी, वो धीरे धीरे वेव्स के नीचे दब गई। इसलिए आज हिस्टोरियंस मिथोलॉजी और साइंटिफिक एविडेंस दोनों को मिलाकर द्वारका की कहानी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेजेंड और रियलिटी दोनों के बीच का गैप कम होता दिख रहा है। अब सवाल ये नहीं कि द्वारका डूबी या नहीं, सवाल है कि इसके बाद वहां के लोग कहाँ गए। क्या वो यहीं आसपास बस गए या फिर कोई लंबा माइग्रेशन हुआ? नेक्स्ट हम क्लूज कनेक्ट करेंगे इजराइल तक के और देखेंगे कि जेनेटिक्स और ओल्ड स्टोरीज क्या कहते हैं। कृष्णा के बाद यादुवंशी क्लैन बहुत कमजोर पड़ गया। महाभारत खत्म हुआ, पर उसके पीछे छोड़ी गई ग्रजेस और ईगो खत्म नहीं हुई। कुछ लेजेंड्स में आता है द्वारका में एक फेस्टिवल के दौरान छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स बड़ी फाइट्स में बदल गए। ड्रंकन ब्रॉल्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और आखिर में एक फुल फ्लेज्ड सिविल वॉर। इतिहासकार इसे यादुवंशी डिस्ट्रक्शन भी कहते हैं। बेसिकली अपने ही क्लैन के लोग, जिन्होंने महाभारत जैसी महायुद्ध में साथ लड़ा, वो आपस में लड़कर खुद को खत्म करने लगे। कृष्णा के बिना ना लीडरशिप बची, ना यूनिटी। रिजल्ट, द्वारका पहले से कमजोर थी, अंदरूनी फाइट्स ने उसे पूरी तरह से ब्रेक कर दिया। मिथोलॉजी कहती है ये सब नेचर के कर्स की तरह था। कुछ एक्सपर्ट्स इसे साइकोलॉजिकल वैक्यूम मानते हैं। जब एक पावरफुल लीडर चला जाता है तो समाज बिखरने लगता है। अब इमेजिन करो, एक सिटी पहले सी लेवल राइज से डूब रही थी, ऊपर से लोगों ने खुद भी एक दूसरे को खत्म कर दिया। डबल डिजास्टर। लेकिन सवाल फिर वही, बचे हुए यादुवंशी कहाँ गए? क्या वो सिर्फ नियर बाय रीजन्स में छिप गए या फिर किसी ने बहुत दूर मिडिल ईस्ट तक का सफर किया? नेक्स्ट यही मिसिंग ट्रेल पकड़ेंगे और जेनेटिक्स से जोड़ेंगे। अब तक तो कई लोग सोचते थे द्वारका डूबना बस एक मिथ है, कहानी है, कोई रियल प्रूफ नहीं। लेकिन मॉडर्न साइंस ने कुछ माइंड ब्लोइंग चीजें प्रूव की हैं। 1990s में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी (NEO) ने द्वारका कोस्ट के पास डीप सी में सर्वेज किए। डाइवर्स को वहां स्टोन वॉल्स, ओल्ड स्ट्रीट्स और पॉटरीज मिली करीब 100 फीट अंडर सी। मतलब कुछ तो था जो हजारों साल पहले पानी के ऊपर था और अब समंदर के नीचे है। जियोलॉजिकल स्टडीज कहती हैं आइस एज के एंड के बाद सी लेवल्स तेजी से बढ़े थे। टेक्टोनिक शिफ्ट्स भी हुए होंगे जिससे कोस्टल सिटीज सबमर्ज्ड हो गईं। कुछ लोग पूछते हैं क्या वो स्ट्रक्चर सच में द्वारका ही है? साइंटिस्ट्स कहते हैं एग्जैक्ट नाम प्रूव करना मुश्किल है, पर रूइंस की डेटिंग और लोकेशन दोनों कृष्णा लेजेंड से मैच करते हैं। मतलब मिथोलॉजी और आर्कियोलॉजी पहली बार इतने क्लोज दिख रहे हैं। अब ये बात ऑलमोस्ट क्लियर है कि कोस्टल द्वारका सच में डूबी थी। बट सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि जब सिटी गई, लोग कहाँ गए? क्या वो सिर्फ गुजरात में फैल गए या कहीं और भी ट्रेसेस छोड़ गए? नेक्स्ट इसी थ्रेड को आगे पकड़ेंगे और यादुवंशी माइग्रेशन के क्लूज एक्सप्लोर करेंगे।
द्वारका के डूबने पर सबसे बड़ा सॉलिड एविडेंस मिला डॉक्टर एसआर राव की एक्सकवेशन से। डॉक्टर राव इंडिया के जाने माने मरीन आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने 1980s to 90s में कई अंडर वाटर सर्वेज लीड किए। उनकी टीम ने समुद्र के अंदर स्टोन वॉल्स, पेवमेंट्स और पुराने एंकर्स ढूंढ निकाले। ये सब देखने में बिल्कुल पोर्ट स्ट्रक्चर्स जैसे लगे, मतलब द्वारका एक बिजी पोर्ट सिटी रही होगी। कुछ जगहों पर कार्व्ड ब्लॉक्स, पॉटरी पीसेस और टाइनी बीड्स भी मिले। इनकी डेटिंग एक्सपर्ट्स ने करीब 1500-2000 BCE के आसपास की मानी है। ये फाइंडिंग्स मिट को आर्कियोलॉजी से कनेक्ट करती हैं कि कृष्णा की द्वारका कोई फेरी टेल नहीं, बल्कि रियल कोस्टल टाउन थी जो सी लेवल राइज और टेक्टोनिक शिफ्ट से डूब गई। डॉक्टर राव की रिपोर्ट्स ने ही पहली बार दुनिया को ये कॉन्फिडेंस दिया कि द्वारका की स्टोरी सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं, बल्कि सीबेड पर भी मौजूद है। तो द्वारका की रियलिटी अब क्लियर होती जा रही है, लेकिन बिगर मिस्ट्री अभी भी वही, जब सिटी डूबी तो बचे हुए लोग कहाँ चले गए? क्या उन्होंने इतनी दूर का सफर किया कि उनके ट्रेसेस इजराइल में मिले? नेक्स्ट इसी माइग्रेशन पजल को डिकोड करेंगे। अब तक हमने देखा द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो सच में थी। कृष्णा के बाद इंटरनल फाइट्स, सी लेवल राइज और टेक्टोनिक शिफ्ट्स सबने मिलकर इस शहर को समंदर के नीचे भेज दिया। डॉक्टर एसआर राव की फाइंडिंग्स ने मिट को रियलिटी से जोड़ दिया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, द्वारका के डूबने के बाद उन लोगों का क्या हुआ? कभी कभी एक सबमर्ज्ड सिटी और एक पुरानी कम्युनिटी एक पूरी सिविलाइजेशन की लॉस्ट मेमोरी बन सकती है। नेक्स्ट पार्ट में हम क्लूज पकड़ेंगे जेनेटिक्स से, ओल्ड टेक्स्ट से, और देखेंगे क्या यादुवंशी सच में इजराइल पहुंचे थे। लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना क्या आप मानते हो कि द्वारका के लोग इजराइल तक पहुंचे होंगे। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगला पार्ट मिस ना हो। चलो अब आगे की स्टोरी में मिलते हैं। स्योनारा। तो अब तक हमने क्या देखा? द्वारका एक रियल कोस्टल सिटी थी। कृष्णा के जाने के बाद फाइट्स शुरू हुई, लोग बिखर गए और फाइनली सी ने सब कुछ निगल लिया। डॉक्टर एसआर राव की रिपोर्ट्स ने ये प्रूफ भी कर दिया कि मिथोलॉजी सिर्फ कहानी नहीं थी। अब बड़ा सवाल बचता है, जो लोग बचे थे वो कहाँ गए? यहीं से कहानी अब जेनेटिक्स, ओल्ड रिकॉर्ड्स और इजराइल के क्लूज तक जाएगी। इस पार्ट में यही पजल सॉल्व करेंगे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की वो कहानियाँ जिन्हें या तो छुपा दिया गया या फिर वक़ात के साथ भुला दिया गया। हर एपिसोड में आपको मिलेगा एक नया फैक्ट, एक नई कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सो सब्सक्राइब कर लो। अब द्वारका डूब गई, फाइट्स ने क्लैन को वीक कर दिया, तो जो लोग बचे उन्होंने क्या किया? क्या वो यहीं नियरबाई रीजन्स में बस गए या फिर कहीं दूर माइग्रेट कर गए? कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं कि बचे हुए यादुवंशी ग्रुप्स छोटे छोटे क्लैन्स में बंट गए। कुछ गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के आसपास फैल गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्लेम ये है कि एक ग्रुप वेस्ट की तरफ निकला, सिंध, बलूचिस्तान होते हुए ईरान और फिर मिडिल ईस्ट तक। प्रूफ क्या है? कुछ एंशिएंट स्क्रिप्ट्स में क्लूज मिलते हैं कि इंडस रीजन से बाहर जाने वाले लोगों को सिंधु कहा गया, और ये शब्द कई मिडिल ईस्टर्न टेक्स्ट में भी वेरिएशंस के साथ मिलता है। कुछ जेनेटिक स्टडीज भी हिंट करती हैं कि सर्टेन ट्राइब्स में इंडियन एंसेस्ट्री के ट्रेसेस मिलते हैं। मतलब ये कोई वन टाइम इवेंट नहीं था। कोस्टल सिटीज के डूबने, इंटरनल फाइट्स और नेचुरल डिजास्टर्स ने लोगों को फोर्स्ड माइग्रेशंस के लिए पुश किया। इस एक्सोडस की वजह से कई जगहों पर कल्चरल इम्प्रिंट्स दिखते हैं, लैंग्वेज, रिचुअल्स, इवन फोक स्टोरीज। अब सवाल ये है, क्या ये इम्प्रिंट्स इजराइल तक भी पहुंचे? और अगर हाँ, तो किस फॉर्म में? अब ये माइग्रेशन सिर्फ हिस्टोरियंस की थ्योरी नहीं है। महाभारत में भी इनडायरेक्ट हिंट्स मिलते हैं। एपिक के एंड में लिखा है कि कृष्णा के जाने के बाद यादवा क्लैन में जो थोड़े लोग बचे थे वो द्वारका छोड़कर निकल गए। कुछ टेक्स्ट्स बताते हैं कुछ ग्रुप्स नॉर्थ की तरफ गए, कुछ वेस्ट की तरफ। नॉर्थ वाले यादवा धीरे धीरे मथुरा, हरियाणा और पंजाब रीजन में बस गए, और जो वेस्ट की तरफ गए वो सिंध और बालूचिस्तान होते हुए ईरान के रास्ते मिडिल ईस्ट तक जा सकते थे। इसे सपोर्ट करने वाले कई फोल्क लेजेंड्स भी हैं, जिनमें कहा जाता है कि यादवा वॉरियर्स न्यू किंगडम्स में मर्ज हो गए या फिर नोमैडिक ट्राइब्स बनकर घूमते रहे। इतना ही नहीं, कुछ ओल्ड पर्शियन और मेसोपोटामियन रिकॉर्ड्स में भी ऐसे ट्राइब्स का वेग मेंशन मिलता है जिनका ओरिजिन इंडस रीजन से जोड़ा जाता है। ये सब क्लूज पजल पीसेस की तरह हैं, इंडिविजुअली छोटे बट टुगेदर एक बड़ा पिक्चर बनाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये माइग्रेशन ट्रेसेस इजराइल तक ले जाते हैं?
अब सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल पार्ट। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि जो यादावा वेस्ट की तरफ निकले वो सिर्फ ईरान तक नहीं रुके, वो इजराइल रीजन तक पहुंचे। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मिथोलॉजिकल इमेजिनेशन है या हिस्टोरिकल रियलिटी? क्योंकि पुराने टेक्स्ट्स में वेग क्लूज तो मिलते हैं, लेकिन कॉन्क्रीट रिकॉर्ड्स बहुत रेयर हैं। कुछ हिस्टोरियंस आर्ग्यू करते हैं ये माइग्रेशन एंशिएंट ट्रेड रूट्स की वजह से पॉसिबल था। इंडस वैली से मेसोपोटामिया, पर्शिया और लेवेंट तक ट्रेड कनेक्शंस पहले से थे, तो कल्चरली मूवमेंट पॉसिबल था। फिर जेनेटिक्स भी कुछ हिंट्स देता है। रीसेंट डीएनए स्टडीज में कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स में रेयर इंडियन एंसेस्ट्री मार्कर्स मिले हैं, लेकिन ये परसेंटेज बहुत छोटा है और इसे एग्जैक्ट यादवा क्लैन से जोड़ना टफ है। एक साइड कहती है ये सिर्फ कल्चरल स्टोरीज हैं जो जेनरेशंस में एग्जैजरेटेड होती गईं। दूसरी साइड मानती है कोई ना कोई माइग्रेशन जरूर हुआ होगा, तभी ये लेजेंड्स इतने दूर तक पहुंचे। तो फाइनल आंसर कह सकते हैं मिथ और रियलिटी का मिक्स है। प्रूफ लिमिटेड है, बट ट्रेड, माइग्रेशन और वॉर रेफ्यूजीज की वजह से ट्रेसेस पॉसिबल हैं। अब सबसे दिलचस्प बात, कुछ इजरायली ट्राइब्स और इंडियन कम्युनिटीज के रिचुअल्स में छोटे छोटे सिमिलैरिटीज भी मिलते हैं। अब मिथ, हिस्ट्री और लेजेंड्स के बाद सबसे इंटरेस्टिंग एविडेंस आता है जेनेटिक्स से। मॉडर्न डीएनए स्टडीज ने कुछ ऐसे मार्कर्स ढूंढे हैं जो इंडियन और वेस्ट एशियन कम्युनिटीज में कॉमन है। कई रिसर्चर्स ने देखा कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स में रेयर इंडियन एंसेस्ट्री ट्रेसेस एग्जिस्ट करते हैं। मतलब सेंचुरीज पहले कोई जीन मिक्सिंग जरूर हुई होगी। लेकिन एक कैच भी है, जेनेटिक्स सिर्फ ब्रॉड एंसेस्ट्री बताता है, एग्जैक्ट ट्राइब नहीं। तो ये प्रूव करना मुश्किल है कि वो माइग्रेशन खासकर यादावा क्लैन का ही था या किसी और इंडियन ग्रुप का। फिर भी ये जेनेटिक लिंक यह दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया और वेस्ट एशिया कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड नहीं थे। ट्रेड, माइग्रेशन और इन्वेजन्स ने हमेशा ब्लड लाइन्स को क्रॉस किया है। कुछ स्टडीज में तो ये भी बताया गया कि सर्टेन इजराइलाइट ट्राइब्स में साउथ एशियन जेनेटिक कंपोनेंट्स पाए गए हैं, छोटे परसेंटेज में पर नोटिसेबल। मतलब यादवा माइग्रेशन थ्योरी को पूरी तरह मिथ नहीं कहा जा सकता। मिथोलॉजी, ओल्ड टेक्स्ट, ट्रेड रूट्स और अब जेनेटिक्स सब मिलकर हिंट करते हैं कि एंशिएंट पीपल का मूवमेंट रियलिटी थी। लेकिन क्या यही सब प्रूफ काफ़ी है? अभी भी बहुत गैप्स हैं और यही गैप्स इस स्टोरी को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। तो जेनेटिक्स ने ये तो प्रूव कर दिया कि एंशिएंट इंडिया और वेस्ट एशिया कभी टोटली अलग नहीं थे। माइग्रेशन और मिक्सिंग रियल थी, बट कितना और किसने किया, ये पजल अभी भी पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ। एक सवाल उठता है, जब डीएनए मैच करता है तो कहीं ये यदुवंशी लिनेजेस तो नहीं? नेक्स्ट पार्ट में इसी क्वेश्चन को और डीप एक्सप्लोर करेंगे कि आखिर मिथ्स, हिस्ट्री और साइंस मिलकर हमें क्या सच बताना चाहते हैं। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से ये माइग्रेशन मिथ है या रियलिटी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम डिकोड करेंगे कि डीएनए, मिथ्स और ओल्ड लेजेंड्स को जोड़कर यादुवंशी का सच क्या निकलता है। बेल आइकॉन दबा लो ताकि अगली कड़ी मिस ना हो जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे कृष्णा के जाने के बाद द्वारका डूबी। डॉक्टर एसआर राव की रिपोर्ट्स ने मिथ को सच के करीब ला दिया और एक सवाल खड़ा हुआ, जब डीएनए मैच करता है तो क्या सच में यादुवंशी लोग वेस्ट की तरफ इजराइल तक माइग्रेट हुए थे? अब इसी ट्रेल को पकड़ते हैं महाभारत। एंशिएंट मैप्स और जेनेटिक्स की मदद से डिकोड करते हैं कि ये माइग्रेशन मिथ था या सच। अब तक हमने माइग्रेशन थ्योरीज और जेनेटिक क्लूज देख लिए। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कल्चर और हिस्ट्री में भी कोई कॉमन थ्रेड्स दिखते हैं। हिस्टोरियंस ने कई बार नोटिस किया है कुछ मिडिल ईस्टर्न ट्राइब्स के रिचुअल्स और इंडियन ट्रेडिशंस में सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज हैं, जैसे सर्टेन मैरिज कस्टम्स, मोर्निंग रिचुअल्स और इवन कुछ फोक टेल्स में सेम थीम्स मिलती हैं। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं ये ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज का रिजल्ट हो सकता है। जब ट्रेडर्स और माइग्रेंट्स एक दूसरे से मिले तो स्टोरीज और प्रैक्टिसेस भी ट्रांसफर हुई होंगी। लैंग्वेज में भी सब्टल क्लूज हैं। कुछ ओल्ड हिब्रू वर्ड्स और सिंधी, इंडस रीजन के वर्ड्स में फोनेटिक सिमिलैरिटी मिलती है। ये प्रूफ तो नहीं, बट एक हिंट जरूर है कि कल्चर्स कनेक्टेड थे। इसी तरह कुछ ओल्ड टेम्पल्स और सिंबल्स भी कंपैरेटिव स्टडीज में सिमिलर पैटर्न्स शो करते हैं। बट हिस्टोरियंस कॉशियस रहते हैं क्योंकि सिमिलैरिटीज कोइंसिडेंटल भी ही हो सकती हैं। लेकिन इतना तो क्लियर है, सेंचुरीज पहले का इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड्स ऑफ ट्रेड नहीं, आइडियाज और ट्रेडिशंस का भी हाईवे था। अब सवाल क्या ये कल्चरल क्लूज यादुवंशी माइग्रेशन थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं? अब ये तो और भी माइंड ब्लोइंग है। इजराइल में एक जूइश कम्युनिटी है बेने इजराइल, जो खुद को इंडियन ओरिजिन का मानती है। कहानी के हिसाब से सेंचुरीज पहले कुछ जूइश ट्रेडर्स या रेफ्यूजीज इंडिया आए थे और वहीं सेटल हो गए। जेनरेशंस तक वो महाराष्ट्र और कोंकण कोस्ट में रहे और फिर कॉलोनियल टाइम्स में वापस इजराइल लौटे।
इंटरेस्टिंग फैक्ट, बेने इजराइल कम्युनिटी के कस्टम्स इंडियन जूइश कम्युनिटीज से काफी मिलते हैं। लैंग्वेज, सरनेम्स और कुछ रिचुअल्स में क्लियर इंडियन इन्फ्लुएंस दिखता है। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं हो सकता है इनका लिंक इंडस रीजन से निकला हो या फिर लेटर जूइश ट्रेडर्स का कनेक्शन रहा हो। ये प्रूफ नहीं करता कि वो यादुवंशी थे, बट ये जरूर बताता है कि इंडिया और इजराइल के बीच माइग्रेशन और कल्चरल टाइज रियल थे। डीएनए स्टडीज ने भी बेने इजराइल में मिक्स्ड इंडियन और मिडिल ईस्टर्न एंसेस्ट्री कंफर्म किया है। मतलब कहानी में सच का एलिमेंट तो है। अब सवाल उठता है, क्या बेने इजराइल जैसे और भी कम्युनिटीज हैं जिनकी रूट्स एंशिएंट इंडिया तक जाती है, और क्या ये कनेक्शंस मिथ से ज्यादा रियलिटी है? बेने इजराइल कम्युनिटी की सबसे इंटरेस्टिंग बात इनका ओरल ट्रेडिशन। जनरेशन से वो कहते आ रहे हैं, हम समंदर से आए थे, ये कहानियां बताती हैं। बहुत साल पहले इनके एंसेस्टर्स जहाज से इंडिया पहुंचे थे। कहते हैं एक जहाज रैक हुआ, कुछ लोग बच गए और वही लोग महाराष्ट्र कोस्ट पर बस गए। कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं ये सिर्फ सिंबॉलिक हो सकता है, माइग्रेशन की मेमोरी को मिथ की तरह बताया गया। लेकिन कुछ स्कॉलर्स इसे एंशिएंट सीफेरिंग ट्रेड रूट से जोड़ते हैं। एंशिएंट सेलर्स इंडस पोर्ट से पर्शियन गल्फ और रेड सी तक रेगुलर ट्रैवल करते थे, तो ये भी पॉसिबल है कि बेने इजराइल के एंसेस्टर्स उसी मैरिटाइम नेटवर्क से इंडिया आए हों। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सी अराइवल स्टोरी कहीं ना कहीं द्वारका और इंडस मैरिटाइम कल्चर से जुड़ती भी है। सेम कोस्टलाइन, सेम सी सेंचुरीज अपार्ट, पर स्टोरीज मिलती जुलती है। सो कोइंसिडेंस या फिर सेम माइग्रेशन पजल का एक और मिसिंग पीस? अब बेने इजराइल की कहानी को लेकर कुछ लोगों का मानना है शायद ये लोग वही एंशिएंट यादावा थे जो द्वारका डूबने के बाद सी रूट से वेस्ट की तरफ निकले थे। हिस्टोरियन में इस थ्योरी को लेकर मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कई स्कॉलर्स कहते हैं ये ज्यादा पोएटिक इमेजिनेशन है क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ नहीं है कि वो यादावा ही थे। लेकिन कुछ रिसर्चर्स बिलीव करते हैं जब एंशिएंट सेलर्स अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ क्रॉस कर सकते थे तो लॉन्ग मैरिटाइम माइग्रेशन पॉसिबल था। प्लस बेने इजराइल का ओरल ट्रेडिशन, हम समंदर से आए थे, इस आइडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कई लोकल लेजेंड्स में तो इन्हें लॉस्ट ट्राइब भी कहा जाता है। जेनेटिक क्लूज और कल्चरल सिमिलैरिटीज भी ही इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं कि कोई सीलिंग जरूर रहा होगा, पर एग्जैक्ट प्रूफ अभी भी मिसिंग है। मतलब यादवा कनेक्शन एक पॉसिबिलिटी है, पर इसे 100% प्रूवन हिस्ट्री कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात क्लियर है, एंशिएंट इंडिया और इजराइल के बीच सी रूट्स ने ही कल्चर्स और कम्युनिटीज को कनेक्ट किया था। अब बेने इजराइल के कल्चर की बात करें तो यहाँ भी इंडियन कनेक्शन साफ नजर आता है। इनके रिचुअल्स और डेली लाइफ में कई इंडियन एलिमेंट्स दिखते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ऑयल लैम्प ट्रेडिशंस। बेने इजराइल कम्युनिटी में फेस्टिव और रिलीजियस ओकेजन्स पर ऑयल लैम्प जलाना बहुत कॉमन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडियन होम्स में दिया जलता है। नेम्स की बात करें, कई सरनेम्स और फैमिली नेम्स प्योर इंडियन स्टाइल के हैं, जैसे केल, सांखे, रागकर जो महाराष्ट्र और कोंकण रीजन में पॉपुलर है। रिचुअल्स में भी ई की ब्लेंड दिखता है। एक तरफ ये जूइश कस्टम्स फॉलो करते हैं, दूसरी तरफ लोकल इंडियन ट्रेडिशंस के भी मेंटेन रखते हैं। जैसे वेडिंग्स, मोर्निंग और फेस्टिवल्स में कई यूनिकली इंडियन जेस्चर्स मिलते हैं। ये कल्चरल मिक्स बताता है कि ये कम्युनिटी इंडिया में डीपली रूटेड रही और वहां की प्रैक्टिसेस इनके आइडेंटिटी का पार्ट बन गई। सो कल्चर, लैंग्वेज और रिचुअल्स तीनों ही बेने इजराइल और इंडियन लिंक को स्ट्रेंथन करते हैं। लेकिन फिर वही सवाल, क्या यही एविडेंस यादवा माइग्रेशन को प्रूव करता है या फिर ये बस एक अलग माइग्रेशन और कल्चरल एडेप्टेशन के प्रूफ है? सो बेने इजराइल की स्टोरीज, रिचुअल्स और डीएनए क्लूज ने एक नई विंडो खोल दी कि शायद एंशिएंट इंडिया और इजराइल हमेशा कनेक्टेड रहे हैं। और सोचा था कृष्णा की लेगेसी टेल अवीव की गलियों में भी जीवित हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट में यही एक्सप्लोर करेंगे कि हिस्टोरियंस, मिथोलॉजिस्ट्स और जेनेटिसिस्ट इस पूरे पजल को कैसे डिकोड करते हैं। क्या ये सिर्फ स्टोरीज हैं या सच में कृष्णा और यादवा लिनेज आज भी कहीं जिंदा है? अब तक हमने डिकोड किया द्वारका का डूबना, यादुवंशी का पॉसिबल माइग्रेशन और बेने इजराइल की माइंड ब्लोइंग कहानी, लेकिन अभी पजल पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हिस्टोरियंस, साइंटिस्ट्स और मिथोलॉजिस्ट्स मिलकर इस मिस्ट्री को कैसे सॉल्व करते हैं। क्या सच में कृष्णा की लिनेज आज भी दुनिया में कहीं जिंदा है? मिस मत करना। अगर आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में बताओ आपका ओपिनियन और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करो ताकि अगला पार्ट आप मिस न करो। पिछले पार्ट्स में हमने डिकोड किया कैसे द्वारका मिथ से रियलिटी बनी, यादुवंशी पॉसिबल माइग्रेशन थ्योरीज, बेने इजराइल कम्युनिटी और उनका इंडियन कनेक्शन। इतना सब जानने के बाद भी एक सवाल अब भी खड़ा है, क्या सच में कृष्णा की लेगेसी आज भी कहीं सांस ले रही है? और अगर हाँ तो ये हमें क्या सिखाती है? इस लास्ट पार्ट में हम हिस्टोरियंस, जेनेटिक एक्सपर्ट्स और मिथोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव्स को एक साथ जोड़ेंगे।
साथ ही हम समझेंगे कि इस पूरी जर्नी से मॉडर्न वर्ल्ड क्या सीख सकता है, यूनिटी, शेयर्ड हिस्ट्री और कल्चरल रिस्पेक्ट के बारे में। रेडी? तो चलो इस टाइमलेस स्टोरी का फाइनल चैप्टर खोलते हैं। अब तक जो थ्योरीज, लेजेंड्स और डीएनए क्लूज मिले वो सब इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन सच क्या है? हिस्टोरियन और साइंटिस्ट कहते हैं हर कहानी में लॉजिक, इमोशन और स्पेकुलेशन तीनों होता है। लॉजिकली देखा जाए, द्वारका के आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स और बेने इजराइल की जेनेटिक स्टडीज मिलकर एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हैं। इमोशंस की बात करें तो कृष्णा और यादावा की कहानियों से लोगों का डीप कल्चरल कनेक्शन जुड़ा हुआ है, और स्पेकुलेशन वही मिसिंग पीसेस हैं जिनके बिना पजल कंप्लीट नहीं होता। कहीं एंशिएंट सीफेरिंग माइग्रेशन, कहीं लॉस्ट ट्राइब थ्योरीज, ये सब हमारी इमेजिनेशन को अलाइव रखते हैं। पर सच ये है, हिस्ट्री और मिथोलॉजी कभी 100% ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। जो भी हम मानता है वही एक जनरेशन के लिए ट्रूथ बन जाता है। सो इस जर्नी को सिर्फ फैक्ट्स या मिथ्स से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि एक कल्चरल ब्रिज के तौर पे देखना चाहिए जो इंडिया और इजराइल को सेंचुरीज से जोड़ता आ रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब कनेक्शंस सच में ब्लड लाइन को प्रूव करते हैं, या फिर ये सिर्फ कल्चर और जियोग्राफी का कोइंसिडेंस है? जेनेटिक स्टडीज में बीनी इजराइल कम्युनिटी में इंडियन और मिडिल ईस्टर्न एंसेस्ट्री का मिक्स कंफर्म हुआ है, बट वो ये प्रूव नहीं करता कि वो डायरेक्ट यादावा लिनेज ही थे। स्कॉलर्स मानते हैं एंशिएंट ट्रेड और माइग्रेशन की वजह से डीएनए पैटर्न्स सिमिलर हो सकते हैं बिना किसी रॉयल ब्लड लाइन के। और मिथ्स, वो तो जनरेशन दर जनरेशन और भी ग्लोरिफाइड हो जाते हैं। द्वारका का सी मिथ हो या लॉस्ट ट्राइब थ्योरी, इनमें थोड़ा फैक्ट और ज्यादा इमेजिनेशन मिलती है, बट फिर भी कोइंसिडेंसेस भी कभी कभी हिडन ट्रूथ्स हिंट करते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स तो मिसिंग हैं, पर कल्चर्स और रिचुअल्स एक इनविजिबल थ्रेड की तरह काम करते हैं। इसलिए एक्सपर्ट्स के लिए ये एक ओपन एंडेड पजल है। कुछ फैक्ट्स, थोड़ा फेथ और बहुत सारी क्यूरियोसिटी। देखो, मिथोलॉजी में सिंबलिज्म हमेशा से रहा है। द्वारका के डूबने को भी कुछ लोग स्पिरिचुअल मेटाफॉर मानते हैं, ईगो और ग्रीड का एंड। महाभारत के बाद यादावा का वैनिश हो जाना एक वार्निंग की तरह बताया जाता है। लेकिन जब बात आती है आर्कियोलॉजी और जेनेटिक्स की, तो स्टोरीज को टेस्ट करना पड़ता है। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स जैसे डॉक्टर SR राव ने अंडरवाटर द्वारका से वॉल्स, पॉटरी और हार्बर स्ट्रक्चर्स ढूंढे जो ये बताते हैं कि कोई रियल सिटी थी जो सी लेवल राइज या टेक्टोनिक एक्टिविटी से डूब गई। जेनेटिक्स कहता है बीने इजराइल और इंडियन कोस्टल कम्युनिटीज में वेस्ट एशियन और इंडियन जीन्स का मिक्स है। ये प्रूफ करता है कि माइग्रेशन और इंटरमैरिज होता रहा होगा, बट ये एग्जैक्ट यादवा लिनिएज नहीं बताता। मतलब मिथोलॉजी ने एक सिंबॉलिक कहानी दी और साइंस ने उसमें से कुछ रियलिटी निकालकर दिखा दी। सिंबलिज्म और साइंस दोनों मिलकर ही पुरानी स्टोरीज को समझना पॉसिबल बनाते हैं। हिस्ट्री में माइग्रेशन कोई नई बात नहीं। हर जमाने में लोग ट्रेड, वॉर या क्लाइमेट की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। लेकिन द्वारका और इजराइल का कनेक्शन इतना फैसिनेटिंग क्यों है? बिकॉज ये सिर्फ एक माइग्रेशन स्टोरी नहीं, ये एक लॉस्ट सिविलाइजेशन, एक गॉड लाइक फिगर कृष्णा और एक कम्युनिटी के सर्वाइवल की कहानी बन जाती है। सोचो, एक एंशिएंट सिटी समंदर में डूब गई, वहां के लोग डिसअपीयर हो गए, और हजारों km दूर एक कोस्टल जूइश कम्युनिटी अपनी रूट्स इंडिया में ढूंढती है। दिस फील्स मैजिकल और मिस्टीरियस, और ह्यूमंस को मिस्ट्री बहुत अट्रैक्ट करती है। इसलिए हिस्टोरियंस, जेनेटिसिस्ट्स और मिथ लवर्स सब इसको डिकोड करने में लगे रहते हैं। प्लस इस कहानी में एक होप भी है कि कभी कुछ कंप्लीटली खत्म नहीं होता। कहीं ना कहीं, किसी न किसी फॉर्म में लेगेसी सर्वाइव करती रहती है। कभी कभी एक सबमर्ज्ड सिटी और एक पुरानी कम्युनिटी एक पूरी सिविलाइजेशन की लॉस्ट मेमोरी बन सकती है। द्वारका और बेने इजराइल की जर्नी भी शायद यही बताती है कि कहानियां सिर्फ किताबों में बंद नहीं होती, वो कभी समुंदर के नीचे मिलती हैं, कभी जीन्स में और कभी रिचुअल्स में। साइंस, मिथोलॉजी और ओरल ट्रेडिशंस तीनों मिलकर एक इनविजिबल ब्रिज बनाते हैं जो हमारे पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है। और शायद इसीलिए द्वारका और इजराइल का लिंक इतना मैजिकल लगता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी कहानी कभी कंप्लीटली लॉस्ट नहीं होती। आज भी कहीं टेम्पल की घंटी और कहीं ऑयल लैंप की रोशनी में कृष्णा और यादावा की लेगेसी शायद जिंदा है, और हमें बस क्यूरियोसिटी और रिस्पेक्ट बनाए रखना है ताकि ऐसी लॉस्ट मेमोरीज दोबारा जी उठें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, अपनी थॉट्स कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी में जुड़ जाओ। आज हमने देखा कैसे मिथोलॉजी, जेनेटिक्स और हिस्ट्री मिलकर एक फॉरगॉटन जर्नी को सामने लाते हैं। द्वारका डूबी,
पर क्या यादुवंशी सच में इजराइल तक पहुंच गए? इसका पूरा सच शायद कभी पता न चले, लेकिन जो क्लूज हैं वो हमें सोचने पर मजबूर जरूर करते हैं। आपको क्या लगता है, बीने इजराइल और द्वारका का कोई कनेक्शन हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करना। अगर आपको ये हिडन कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना ताकि अगला चैप्टर आप मिस ना करो। मिलते हैं एक और अनहर्ड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग।